और अब मैं निवेदन करूंगा प्रथम पुरस्कार विजेता श्री जयसिंह रावत जी को कि वो अपना संबोधन करें। श्री जयसिंह रावत जी। परम आदरणीय चंद्र प्रसाद गर्ग जी, परम आदरणीय सुमित्रा धोबिया दीदी जी, प्रोफेसर शेखर पाठक, मेरे मित्र उमाकांत दखेड़ा जी, प्रोफेसर सुभाष धोबिया, जस्टिस यानी मुझे आपको देखकर प्रोफेसर की यादें ताज़ा हो गई है। जब हम 20s में थे, बोथ ऑफ अस, जस्टिस कुछ भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, पांति जी, मम्मई जी, अब अपने खत्री जी, पांति साहब को तो खैर अब पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन योगेश मैं एक एक करके नाम लूंगा। मेरे ख्याल से आज मेरा 15 मिनट वैसे ही चला जाएगा। मैं आभारी हूँ कर्मभूमि फाउंडेशन का, जिन्होंने इस नाचीज को इस काबिल समझा। दूसरा, जिस जूरी ने भी मेरे को इस काबिल समझा, मैं उनका भी आभारी हूँ। और खासकर भट्ट जी के हाथों, भट्ट जी हमारे तो पूजनीय हैं और मेरे लिए तो प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। बात बात पर कई बात जब होती थी अब वो कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर रिसीव कर रहा है, ये खबर आती है लंदन से, और तुम लोग जो गंगोत्री के पास बैठे हुए हो, इधर बैठे हुए हो, तुमको खबर, तुम उनकी कोट करते हो, उनकी बात छापते हो। तो भट्ट जी ने हमसे कहा कि तुम चलो, तुम सतोपंथ देखो, मैं तुम्हारा अरेंजमेंट करता हूँ, तुम जाओ तो देखो। तो भट्ट जी मेरे को, मेरे साथियों को इस तरह से इनकरेज करते रहे हैं, शुरू से करते रहे, एक बार नहीं अनेक बार। तो भट्ट जी पहला जो उसका फॉरेस्ट कमीशन बना, भट्ट जी उसके मेंबर थे। तो जो फाइंडिंग आई, जैसे तुम लिखो, मतलब हमको इतने मौके देते थे। प्रोफेसर सुशील, मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो इस तरह से हमको इनकरेज, तुम कहाँ किन चीजों को लिखते थे, बड़ी चीजें लिखो, बड़ी बड़ी चीज सोचो, तब जाके होती है। तो उसका है। उसके बाद मेरे ख्याल से जब आपको याद होगा कि टेरी के जो चेयरमैन थे पचौरी साहब, तो एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 2035 तक तो ग्लेशियर विल डिसअपियर, ग्लेशियर्स आर डिसअपियर, देयर विल बी नो गंगा, नो यमुना, नथिंग। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर बवाल हुआ था। तो फिर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस ग्लेशियर्स के बारे में, तो भट्ट जी उसके भी सदस्य थे। तो जब रिपोर्ट आई तो भट्ट जी पर, लो भाई लिखो, मतलब क्या था हमारे लिए, क्या प्रेरणा थी। इस बात मुझे याद है चमोली का भूकंप आया, तो तुम लोग डेस्क रिपोर्टिंग करते हो, कितने मरे, क्या मरे, कैसा है, क्या ये क्या क्या चीज है। गांव में जाको उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरणीय उसका इम्पैक्ट क्या है, बाकी गहराई से जाको इस तरह से लिखो। तो इस तरह से भट्ट जी मेरे को इनकरेज करते रहे हैं। मेरी जो पहली किताब आई उसका अमुक भी उन्होंने लिखा था। तो ये है, मैं आभारी हूँ भट्ट जी के हाथों मेरे को पुरस्कृत होना, तो बड़ी बात है। प्रोफेसर शेखर पाठक जैसे लोग इतनी दूर से आए हैं, भाई हमारे उमाकांत जी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। हम लोगों की शान है उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए, थोड़ी गर्व की बात है इस लीडिंग जर्नलिस्ट सेक्टर नेशनल। तो वो वाली बात है, आप आए हैं तो मैं तो और भी गदगद हूँ। और खासकर ध्यानी साहब, आपको देखकर मैं, मुझे दूर से देखा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने किताब लिखी, पहली तो मैं जनजातियों के लिए, उसके बाद मैंने फ्रीडम मूवमेंट गढ़वाल उत्तराखंड की पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन पर की जो किताब लिखी, काफी लिखी, का वॉल्यूम था, ठीक चली हो, ये रिसर्च बुक थी मेरी। उसका जो मूल जो था वो धुलिया जी
की प्रेरणा थी उसके पीछे। वो दरअसल ऐसा था कि शायद प्रोफेसर पाठक को याद होगा, धुलिया जी ने एक इलाहाबाद की एक पत्रिका में लिखा था, गढ़वाल के पत्र, पत्रिका और पत्रकार। वो 80 के दशक की बात है। उस समय लिखी थी मैंने, वो पढ़ा हुआ था। मेरे को बेसिक जानकारी थी कि हाँ, उत्तराखंड के पत्रकार कौन कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो वो ये क्या वो मैगजीन थी, वो इलाहाबाद की मैगजीन थी। तो वो मैंने रखी थी। तो उसके बाद फिर वो आगे इंडियन प्रोफेसर सुभाष धुलिया यहाँ पर हैं, वो रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। वहां पर प्रदीप माथुर हुआ करते थे। प्रदीप माथुर से किसी ने, मित्र ने हमारा परिचय कराया, दिल्ली में कराया। तो उन्होंने कहा कभी हमारी पत्रिका निकलती है, उसके लिए आप भी लिखो, हम पैसे देते हैं। अब उस समय 250 रुपये होता था मैक्सिमम। वही अमर उजाला में हमको 250, केवल हिंदुस्तान वाले हमको 500 रुपये देते थे मैक्सिमम पैसा, हिंदुस्तान टाइम्स का होता था। तो हमें अच्छी बात है, हमको ज्यादा पैसे बता रहे हैं, पूरा ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप दे सकते हैं चैप्टर आप दीजिए। तो मेरे और मास कम्युनिकेशन था, हम लोगों पत्रकारों के लिए तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उससे बड़ा तो है नहीं कोई। तो हम लिखा, मेरे ख्याल से 10-15 उसी चीज को डेवलप किया, फिर थोड़ा रिसर्च किया, करके लिख दिया। मेरे ख्याल से वो छपी नहीं, छपी होती तो पैसा मिलता या तो कॉपी मिलती, ये जो भी है। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई उमाशंकर तबलाल जी, वो कोई पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने कहा बोला तेरा भी लिखा हुआ है कुछ है। मैंने कहा हाँ भेजी, लो सदुपयोग करो। तो उनका रिसर्च हुआ, बनाते कि बाद में उन्होंने किताब छपी, उसी बेस पे किताब भी आ गई थी। उन्होंने किया तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, आप भी जानते हैं, सभी अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे, तो बढ़िया उन्होंने बनाया। फिर मैंने सोचा कि अरे मैं तो, क्योंकि मैं जितनी बार नौकरियां छूट, हम लोगों की नौकरियां एकदम छूट जाती थी, और केवल मेरे को केवल एक बार निकाला गया। उसका मैं उसको भी उमंग जी जानते हैं, उसका मैं केस जीत गया, 2 बार जीत गया। एक बार वो जस्टिस जानी के कोर्ट में गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था। तो वरना हम लोगों के मतभेद होते थे तो इसलिए छोड़ देते थे, मतभेद होते छोड़ देते। अब क्या करेंगे, तो किताबें लिख दो, पढ़ाई लिखाई करो, ये वाली बात थी। तो मैं सोचा मैं किताब लिखूं। अब किताब लिखूं तो वो बड़े भाई ने लिखी हुई थी। फिर मैंने कहा मैं फ्रीडम मूवमेंट पे लिखता हूँ। तो फ्रीडम मूवमेंट, अगर देखो उत्तराखंड की जो पत्रकारिता थी, भैया हमारे था, अंग्रेजी के तो पहले आ गए थे, और थे गढ़वाल साइड से, तो गढ़वाल समाचार था, नैथानी जी का विद्यार्थी, नैथानी जी का, वो तो बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। तो फिर अब कैसे हुआ, मैं ये इतिहास के पीछे पढ़ूंगा, तो मैं फ्रीडम मूवमेंट पे लिखा। फ्रीडम मूवमेंट पे लिखने की वजह से, तो आप गढ़वाल का इतिहास लिखेंगे तो पत्रकारिता का तो मेरा तो धुलिया जी या कर्म भूमि को के बगैर तो अधूरा है वो। और अगर फ्रीडम मूवमेंट पर लिखेंगे तो भी अधूरा है। तो निश्चित रूप से मैंने लिखना, तो मैंने भैरवदत्त धुलिया जी का जो अभी आपने बताया, प्रोफेसर पाठक ने वही हनुमान चालीसा वाला सारी चीजें, वो सब चीजें थी, वो किए। उनके भाई योगेश्वर प्रसाद जी साथी थे उनके, वो जो हनुमान चालीसा का प्रसार तो वही करते थे, दिल्ली से लाके बंटवाते थे। उनके बारे में बहुत सारा लिखा, तो कंप्लीट। फिर मुझे पैनुली जी पर, मैं पैनुली जी साप्ताहिक अखबार निकालते थे हिमानी, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए दैनिक अखबार किया, तो मुझे उसमें संपादक रखा। तो शुरू से टाइम से दिया, वो तो हम 4 पैराग्राफ लिखते थे, वो कहते शब्दों का आडंबर मत लिखो, करो। तो वही बात वो एक छोटे से पैराग्राफ में वही बात लिख देते थे पैनुली जी। हम उनकी क्वालिटी मैं जानता था। तो उन पर वो आया कि भाई इन पर किताब लिखो, तो मैंने लिखी। तो रिसर्च के दौरान मैं वहां लाल कुर्ती थाने भी गया, मेरठ भी गया, सारी जगह गया। मैं आपका नेशनल आर्काइव गया, 3 मूर्ति वाला जो है नेहरू म्यूजियम, वहां भी गया, वहां मेरी कलेक्ट आती थी वो, कई और बातें थी। तो फिर पैनुली जी ने मेरे से कहा कि वो याददाश्त उनकी खत्म हो गई थी। वो कहते थे कि मैंने एक बार जेल से भागने की कोशिश की, तो मैं पकड़ा गया। मेरठ जेल में धुलिया जी और ये सारे लोग थे, तो
मैंने लीजिए मेरे 17 नाबालिग थे जब वो जेल में गए थे, 5 साल की सजा उनको हुई थी। तो मेरे और 6 महीने की सजा और होनी चाहिए थी। तो दुनिया जी का इतना वहां पर प्रभाव था, जेल अथॉरिटीज उनका इतना इज्जत करती थी कि उन्होंने कहा यार बच्चा हो गया, उसे गलती दोबारा नहीं करेगा, कुछ हो गया तो जेल अथॉरिटीज ने मेरे को माफ कर दिया, जबकि मैं स्केप करना चाह रहा था, भाग मैंने ईंट निकाल ली थी, फांद लिया था। इसके बावजूद तो इतनी धुलिया जी का इतना सम्मान था, उनका विद्वता पर, उनकी पर्सनैलिटी पर और उनकी शालीनता पर जिस ढंग से वो लोग करते थे, जेल के लोगों से काफी खुश होते थे। ये होता, यही बात एक भदौरिया साहब, भदौरिया जी भी इनके साथी थे। भदौरिया जी की किताब मैंने पढ़ी तो उसमें भी उन्होंने गढ़वाल के जो वहाँ जेल के इनमेट्स थे मेरठ वाले, उनका जिक्र किया, पैरोली जी का भी किया। तो सबसे पहले तो अंडरस्टूड था क्योंकि सीनियर मोस्ट ये थे, धुलिया जी थे, उनका भी जिक्र किया। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े महान व्यक्ति के मेरे जैसे नाचीज के लिए इतना बड़ा पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिल गया है, तो मैं इस अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। और पता नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो चयन समिति के जिन लोगों ने ये काम किया है, मैं उनको निराश नहीं करूंगा, ये बात है। दरअसल मेरे को जैसे ही हिमांशु जी ने बोला, मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा हाँ यार क्या बात है, जब दुनिया जी के नाम से, मूवी के नाम से, मैंने कहा हाँ सहर्ष, बिल्कुल आपने कहा था कि भाई आप सहमति नहीं कर, क्या बात है, मुझे तब तक ज्यादा जानकारी नहीं था। हाँ, दूसरे दिन पता चला, फिर डिटेल पता चला, तब लोगों के फोन आने से शुरू हुए। पहला फोन अपने अनूप नोटियाल साहब पीछे बैठे, उनका फोन आया था। फिर हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, दो बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उत्तरा हमारे बहुत करीब है, उन्होंने कहा भेजी बधाई हो आपको। मैंने कहा हाँ सर ठीक है, बोला तुम भी आना। खैर बहरहाल वो आज आ नहीं पाए, उनके पैर में मोच लगी हुई है। तो कहने लगे कहाँ पत्रकारिता, आज तो खत्म हो गई। किसकी पत्रकारिता, कहाँ है पत्रकारिता? जो अभी प्रोफेसर पाठक कह रहे थे, वही उमाकांत जी कह रहे थे, उनका भी यही था कि पत्रकारिता तो किधर है। फिर दूसरा फोन आया मेरे को, वो देहरादून में एक इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया को जमाने वाले सबसे बड़ा लीडिंग थे, वो हिंदुस्तान में भी, अल्मोड़ा में उन्होंने काम किया, अभी अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो आजकल? उसने कहा भेजी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अरे मैं कहा तुमको, तुम्हारा इतना बड़ा बैकग्राउंड है, तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक में भी उतना बेहतर करते, एक्सेलेंस है तुम्हारा जितना तुम्हारा प्रिंट में है। तो उसे कहा पत्रकारिता कहाँ है, शर्म आती है। मतलब उनके ये शब्द थे। और ये समझिए कि आज ये स्थिति है कि हमको भी पत्रकार बहुत ग्रेसफुल मतलब नहीं समझते कहीं, क्योंकि ये हालत हो गई और सारे वरिष्ठ पत्रकार हो गए, दिक्कत ये भी हो गई है। तो वो उस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आज वास्तव में गंभीर स्थिति है। और प्रोफेसर धुलिया सुभाष जी, आप तो पढ़ाते हैं लोगों को, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, लोगों को सद्बुद्धि दें और करें। और ये स्थितियां उनकी है। ऐसा है कि मैंने देखा कि 2019, 20 और 20-21 का आप रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स का जो रिपोर्ट आती है, वो जरा आप देखिए, उसमें एक एनालिसिस कर रखा है। तो 19, 20 और 20-21 में जो डेली अखबार हैं वो करीब 250 बढ़े हैं, ये उनका एनालिसिस है। लेकिन उनकी सर्कुलेशन 50,000 डाउन हुई। एक अब लिखा है पीरियोडिकल्स का, जिस साप्ताहिक और सारी चीजों की जब बात आई, तो उसमें भी करीब कई हजार बड़े हुए लिखे हुए हैं। लेकिन उनकी सर्कुलेशन, रीडरशिप घट गई है, नीचे घट गई, कई लाखों में घटी है। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, हमने सोचा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक चलेगी। अब 2017-18 की एक और सर्वे है, उसमें यह है कि लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, टीवी व्यूअरशिप की कम हो गई है।
अब लोग अपने घरों में, अपने बेडरूम में, अपने उसमें वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं लोग। तो वो स्थिति, वो चिंता का विषय है कि हमारी जो लीडरशिप क्या होता है, हमको कहते हैं कि आप नॉलेज वर्कर हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज नॉलेज। वी आर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वी आर डिसेमिनेटिंग नॉलेज। अब नॉलेज कैसा नॉलेज वर्क है, अगर हम अफवाहें चलाएंगे, हम हिंदू मुसलमान पर चलते रहेंगे। आजकल तो दूसरी चीजें चल रही, वो कभी लव जिहाद पर चलेगा, कभी किसी चीज पर चलेगा। और जो हमारे असली मुद्दे हैं, जो हमारे उत्तराखंड के असली मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं आती है। आप ये जोशीमठ की बात है, यहाँ पर है प्रोफेसर शेखर पाठक, बहुत सारे, ये मिश्रा कमेटी तो थी ही। इसके बाद सरकार ने अपनी एक कमेटी 2010-11 में भी आई थी, ये रोतेला जी की, प्रोफेसर एमकेएस बिष्ट की। हमने तो तब भी लिखा, क्योंकि कुछ होता था, भटजी कहते थे लिखो इन चीजों को लिखो, मैं तो तब भी लिखता था, 90s में भी लिखा। उसके बाद 2010 में इन लोगों की रिपोर्ट आई, फिर लिखा। पिछले साल सरकार ने कमेटी बनाई डॉक्टर रोतेला के अध्यक्षता में, उसमें 5 जो इंस्टीट्यूट हैं उनके गए, उन्होंने सर्वे किया, यही सारी चीज उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल धंस रहा है, सारी चीजें चुप रहे। हमने, क्योंकि वो डॉक्टर रोतेला वो करते रहते हैं, उसमें एक अपना डालते हैं, हमने वहां से निकाला, लिखा, निरंतर लिखा। उसके बाद ये फरवरी में बात हुई, उससे पहले से लिखते रहे, लेकिन मीडिया उसका क्या लिखा, हमारे मीडिया कुछ नहीं है। जब जोशीमठ खत्म होने की कगार पर आ गया, तब सारा देश का मीडिया अब वहां पर आगे कर रहा है। ये बात अब आपकी हो गई। हम यहाँ के कई मुद्दों पर बोलते हैं कि यहाँ जमीन की बात हम करते हैं। मैंने जमीन पर स्टडी की थी, एक बार मैं नैनीताल भी आया था, सीकर था, आप लोग भी थे उसमें, किया था मैंने तराई में क्या लैंड एलिनेशन पर हो रहा था, तो भाई क्यों हो रहा है, वहाँ थारू बुक्सा सारी जमीनें लोगों ने कब्जा कर दी, वो वाली बात थी। और जिनके नाम वहां जमीन है उनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन है उनके नाम जमीन नहीं है। और वहां चकबंदी 1986 में चकबंदी का दफ्तर खुला खटीमा में, जहाँ हमारे सीएम साहब का घर है। उसने 1 इंच जमीन नापी नहीं। क्यों नहीं नापी? वो रियलिटी, जिसके नाम जमीन है उसके पास जमीन नहीं है। अगर ये करेंगे तो खुल जाएगा। अब थारू बुक्सा की वॉइस तो है नहीं वहां पर। जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, बाहर से लोग गए हुए हैं, जो पंजाब से गए, जो आपके बंगाल से आए और जगहों से आए, उनका चलता है, वही चुनाव जीतते हैं, उन्हीं के पास सब कुछ होता है, उनके कहने वाली बात। तो उस चीज पर हमने कहा, जब अब उत्तराखंड राज्य बनेगा तो यहाँ तो वही होगा, यहाँ तो वही अब हो चुका है, सारा हो चुका है। कैसे करके मैंने लिखता रहा, तो मेरी स्टडी थी, मैंने उनको दिया नोट्स बना के एडी जी को। एडी जी ने कहा, विधानसभा में बात हुई, सारी बात हुई, तब जाके कैसे करके तिवारी जी ने वो कानून बनाया। उसके कानून में पहले जो ऑर्डिनेंस निकला वो बिल्कुल ठीक ठाक था, वो डिटो था हिमाचल प्रदेश का जो लैंड टेंडेंसी एंड रिफॉर्म एक्ट था 72 का, उसका धारा 118 बिल्कुल डिटो थी सर। हमारे सॉरी लॉ सेक्रेटरी तो वो था तो चल, लेकिन बाद में हाँ हकीकत तो बड़ा अपोजिशन उसका हुआ। तो बगुणा जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उन्होंने चेंज कर दिया, उसमें एक धारा 2 डाली। धारा 2 ये डाली कि ये नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा, और जब जब इसका विस्तार होगा वहां वहां ये कानून लागू नहीं होगा। और आपको पता है 2018 में मेरे ख्याल सैकड़ों गांव नगर पालिका में जोड़ दिए गए, जहां प्राइम लैंड थी। वो नगर पालिका का, मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। और आपने दूर गांव जहाँ भाई मोहन खत्री का गांव है, वो भी उनको ले लिया, क्या वहां कोई सिविक कम्युनिटी थी, लेकिन इरादा खराब था। इरादा ये था कि यहाँ की जमीनें कैसी बेची जाए। ये स्थिति हो रही है, ये स्थिति हो रही है कि अब मैं शायद जल्दी खत्म करूं। मेरी पत्नी ने बोला है लोगों को बोर नहीं करना, उनको बोलना नहीं आता है, बोर मत करना। तो ये घोषणा हुई कि साहब ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और भी पानी
तो जिस दिन घोषणा हुई 15 अगस्त, वो वहीं गए हुए थे जिले सुबानी, तो उसी दिन उनके नाम जमीन हो गई इसकी जमन सिंह की। वो वहीं पर बगल में 13 नाली जमन सिंह की जमीन थी। मुख्यमंत्री जी ने और उनके दूसरे सिपाही सालार नजीम जी ने 13 नाली 6.5 नाली खरीदी। जमन सिंह को मिले 22 लाख रुपए। जमन सिंह दादा ऐसा था, वो साल भर के अंदर पी गया। और जिस दिन वो मरा तो उसमें बेटे ने पूछा पवन को, उसने कहा उसके पास खाते में 500 रुपये थे, और वो तब तक साहूकार बना, पी भी रहा, खा भी रहा। मैंने कई पत्रकारों से बोला, कई लोगों को, ये क्या हो रहा है सर, ये तुम लैंड जिहाद की बात करते हो, ये कौन जिहादी हैं? हु आर द लैंड शार्क्स? तो ये स्थिति है। तो फिर वो लड़का आजकल गया होगा खच्चर चलाने, मर गया जमन सिंह, साल भर के अंदर जमन सिंह मर गया। बेटा अभी टीनेजर है, वो खच्चर चला रहा है केदारनाथ। ये स्थितियां हैं। आज हम लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलते हैं यहाँ लैंड जिहाद हो गया, यहाँ फला धर्म का आ गया, वो आ गई, सारी चीजें। और जो असली बात थी भाई, आप कह रहे थे मजबूत कानून बनाएंगे, भूमि का कानून बनाएंगे। कांति साहब सुन रहे होंगे, सीधे से सुन रहे होंगे ये क्यों? क्योंकि हमने कई बार हम लोगों ने साथ इस चीज पर डिस्कशन भी किया है। इन चीजों पर हमारे जो मीडिया है, मैं कितना लिखूंगी, मेरी वॉइस क्या है, मेरी औकात क्या है कि मैं लिखूंगा? कभी लिख देते तो कौन पढ़ता? जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो क्यों नहीं लिखता? ये करें, क्योंकि उनको तो बाकी चाहिए जहां से। और आज हालत ये है कि सुबह सुबह, क्योंकि मैंने जब से कोरोना आया तब से तो अखबार बंद कर दिए। अब मैं इंटरनेट पर ई पेपर देख लेता हूँ, जिस मर्जी जो भी देखना हो। अब तो दुनिया का कोई भी देख लो, आप वाशिंगटन पोस्ट देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लो, कोई भी देख लो, ये उस पर आ गया है। ये बंद कर दिया है। अब इन्होंने क्या होना था, हमारे घर में हम दोनों अबू बूढ़े, तो उनका कहना है भाई तुम तो बंद कर दिया, तुम अखबार इंटरनेट उस पर कंप्यूटर देखते हो, तो सुबह सुबह वो टेलीविजन लगा लेती है। तो मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज स्लो करो ताकि मेरे कान तक ना आए, क्योंकि वो इतनी इरिटेटिंग होती है। मतलब वो खबरें नहीं होती है, वो ऐसा लगता है ये प्लान कर रखी है, स्टोरीज कर रखी है। आप एक सेक्शन को, एक मतलब रूलिंग प्रतिष्ठान को आप खुश करना चाहते हैं और डिबेट करना चाहते हैं। और खबर मतलब इतने मुद्दे हैं हमारे पास उत्तराखंड के मुद्दे, वो नहीं फला नेता ने क्या बोला, फला ने क्या बोला, वो उसने क्या बोला, ये भी कोई खबर होती है? खबर का हम मैंने कहा ना, हमको नॉलेज वर्कर बोलते हैं। हमको क्या इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी होती या मिस इन्फॉर्मेशन आप डिसेमिनेट कर रहे हैं? आप ह्यूमर मॉन्गर हैं या जर्नलिस्ट हैं? ये गंभीर सी स्थितियां हैं। आज हमारे लिए बहुत चिंता का विषय ये हो गया है। और मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ, मैं अभी था एक बार हम चंडीगढ़ गए, तो आपने अभी सुना क्या धारा प्रवाह, हमारे भाई उमाकांत जी बोलते हैं और सारगर्भित बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं और फैक्ट वाली बात करते हैं, पता नहीं चलता है। उन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, तो इनके बाद मेरा भी नंबर आ गया चंडीगढ़ में बोलने का। वहाँ प्रवासियों का था कोई स्थापना दिवस उत्तराखंड का नवंबर के महीने। अब मेरे को बोलना तो आता नहीं था, मैं क्या करूँ, लिख के ले गया। और लिख के ले गया, मैं ससुर पाठ में लग गया। पहले दिन इन लोगों ने बोला, दिनेश भाई ने, उमाकांत जी ने, और इनसे धुरंधर वो समर भंडारी कमरेड, वो तो जब बोले तो गूंज गया। अब मैं करूँ तो करूँ, मैंने पढ़ना शुरू किया कर। अब जो आदमी पढ़ रहा वो तो मग्न हो गया। अब वो क्योंकि वो सस्वर पाठ कर रहा, उसे क्या पता कि दर्शक जो है बोर हो रहे हैं। तो उन्होंने पीछे से धीरे से बोला कि हो गया। अब मुझे सुनाई नहीं दिया। अब फिर मैं अपना पाठ पढ़ते थे, फर्रे उठा। बाद में उन्होंने मेरे कोट का पल्लू खींचा, वो तब मुझे लगा मेरी तो अजीब होगी। तो फिर मैंने कहा सबसे माफी मांगी मैं। तो इसी तरह मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मेरा थैंक यू वेरी मच। और ये जो पुरस्कार दिया है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और जो संघर्ष मैंने किया है उसमें मेरी जीत की वजह से, क्योंकि मुझे भी सरकारी नौकरी मिल सकती थी उसमें। और मेरे ससुर आपके सिरोगी में टीचर थे, शायद कई लोगों को पढ़ाया भी होगा उन्होंने।
तो वो खबरें तो अच्छी लगती थी, उनको दीदी सुनते थे, लेकिन वो चाहते थे मैं सरकारी नौकरी हूँ और मास्टर डिग्री तो उन दिनों मेरे को तो बहुत इजीली मिल जानी थी तत्काल। लेकिन वही था, क्योंकि इमरजेंसी का दौर था, विद्रोह हो रहा था, कुछ लिखा जाए। उसी तरह पहला अखबार हमने यही देखा, कर्मभूमि, हमारे एक मास्टर जी कर्मभूमि आती थी उनके पास। फिर जाके हमने सत्यपथ देखा, फिर जाके हमारे यहाँ पे चमोली जिले में देवभूमि देखा, फिर उत्तराखंड ऑब्जर्वर देखा। तो शुरुआती अखबार यही थे और मुझे ये सम्मान आपने दिया, मैं आपका